सिट साहब, पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट ट्रंप 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी अमेरिका में होना बाकी है। और आज होना था। जी 14 जून उनका यौम पैदाइश कोट किया जाता है, मौजूद है इंटरनेट के ऊपर भी। और जो हमें नज़र आया वो ये कि शायद वो इस तरह की तवक्को भी रखते हैं कि उनकी सालगिरह के मौके पर वो ये तोहफ़ा देना चाहते हैं अपनी फ़ैन बेस को या अपने फॉलोइंग को। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया कि जब 24 घंटे ही हैं बस इसमें हो जाएगा मुआहदा, तो आपने उस पर पेशगोई की थी कि 24 घंटे तो नहीं, लेकिन आपने क्या कहा था, पहले वो पेशगोई शामिल कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कल हो, आगे भी हो सकता है। शहबाज साहब ने तो पक्की बात कर दी, उन्होंने थोड़ी कच्ची बात की। मैं समझता हूँ कि जो वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा वज़न है। उसकी वजह यह है कि साइन तो उन्होंने करने हैं ना, फैसले तो उन्होंने करने हैं, ईरानियंस ने। हाँ। और यहाँ तो आपने देखा कि दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ हमारे ज़रिए अग्री करती हैं, फिर भाग जाती हैं। फिर वो कहते हैं नहीं हमने तो ये नहीं कहा, वो कहते हैं हमने ये नहीं कहा। अच्छा। तो इसलिए ये चीज़ चल रही है। साइन हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कल हो या परसों हो, ये हो जाएंगे। मगर ये जो कहना है कि कल हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल वर्ड है। दिस इज़ ऑल आई एम सेइंग। ये है आपकी पेशगोई। और वैसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान में तो इतवार का दिन गुजर चुका है तकरीबन, और जब वहाँ सुबह होगी अमेरिका में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि इतवार को ये हो सकता है। तो आपने साथ ही बताया था असल स्पॉइलर कौन है, और हम इसी तरह की खबरें भी देख रहे हैं कि फिर किसने सबोताज करने की कोशिशें करनी है। तो आपने पेशगोई क्या की थी वो शामिल करेंगे। इज़राइल जो है उसने उसके अपने मकासद पूरे नहीं हुए, फेल हो गया वो। लेबनान में वो पहुंच गया अंदर। और मेरा ये मौक़िफ़ है कि सबसे कमज़ोर पार्ट इस माहदे का वही है कि इज़राइल को कैसे अमेरिका कंट्रोल करेगा, इज़राइल की कैसे अमेरिका गारंटी देगा। अच्छा। बाकी सब गारंटियाँ तो मिल जाती हैं, मगर इज़राइल को कैसे रोकेगा। गंद पड़ सकता है किसी न किसी स्टेज पे, और इज़राइल की पूरी कोशिश होगी कि इस माहदे को नॉकआउट किया जाए और जंग जारी रहे, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर रहे कि वो ईरान के ऊपर और जंग करे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि इंच क्लोज हैं, अब बस 1 इंच का फासला रह गया, और इंच को पिंच कर रहा है इजराइल। और हमने देखा कि उसने बैरूत पे ताज़ा हमले कर दिए, बहाना बनाया कि ड्रोन अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। और दूसरी तरफ जो ईरानी फ़ौज के कमांडर है उन्होंने कहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। कालीबाफ भी बोल रहे हैं। तो अब आप क्या प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं मुआहदा होने के? वही जो आपने कहा था हो जाएगा, वो दूर हो गया है मजीद, या अभी भी चांसेस हैं कि हो जाएगा? नहीं, देखिए होगा तो सही, हाँ, मगर कब होगा वो अभी भी मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए, जब शहबाज साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ट्वीट की कि बस आखिरी स्टेज पे होने वाला है जी, हम इससे पहले मुआहदे के कभी इतना करीब ना थे। हाँ। तो उस वक़्त भी मैं समझता था कि नहीं, ये किसी सियासी चाल है, ये जो ट्वीट है। अच्छा। ये इसकी ज़रूरत नहीं थी कहने की, और ये उनसे कहलवाया गया है, मेरा ये ख्याल था, ये मेरा तज़िया था। मगर मैंने ये बात नहीं खुल के की, क्योंकि मैंने सोचा कि यार अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि शायद ये हकीकत नहीं है, एक प्रेशर टैक्टिक है। किस पे प्रेशर डालना चाह रहे थे? ईरान पे। अच्छा, तो इसलिए मैं चुप कर गया। मगर जब दूसरी दफ़ा उन्होंने ट्वीट की और उसके बाद ये कहा कि इतवार ये हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया जी, और उन्होंने खुद भी सबको टैग किया, ईरानी हुकाम को भी, अमेरिकी हुकाम को भी। तो उस वक़्त फिर मेरा तज़िया ज़हन में ये था, जिसकी बेसिस के ऊपर में मैंने कहा ये नहीं होगा, अब 24 घंटे में ये नहीं होगा। अच्छा। वो क्यों? वो मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा ये इसका लगता ऐसे है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी में है, करना चाहता है। ईरान सोचों में है, ईरान के अंदर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, इतनी जल्दी ईरान नहीं करना चाहेगा। अच्छा। और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि ईरान के ऊपर प्रेशर डालें आप। अच्छा। और ये मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मगर मेरा तज्जिया है, और हो सकता गलत हो, कि मेरा ख्याल है हमें ये कहा गया था कि आप ये इस किस्म की ट्वीट करें और उसको फिर मैं रीट्वीट कर दूंगा। अच्छा। बस इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। अच्छा, चले, मैं आपसे कहलवाऊंगी भी नहीं। नहीं, हाँ, आप रहने दें, बिकॉज आफ्टर ऑल आप प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। जी जी। एंड हम नहीं चाहते कि ये लगे ऐसे कि वी आर बाई पार्टिजन नहीं है, हम एक तरफ से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। हाँ। मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि ईरान और यूएस का ये सेटलमेंट हो। और उसमें जो मैं हमेशा ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बढ़ के बड़ी मारता है,
और बड़ी ट्वीट शीट्स करता है, धमकियाँ भी देता है, फिर ये भी कहता है हो गया हो गया हो गया। वो खेल रहा है गेम, वो स्टॉक मार्केट की गेम खेल रहा है। अच्छा। मगर इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये जल्दी हो। वो जितनी देर इस पर लगेगी उस पर ईरान का इंटरेस्ट बढ़ता है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर और अपना भी इंटरनल प्रेशर भी बढ़ जाता है। अच्छा। तो ईरान का ये ख्याल है कि इट विल गेट अ बेटर डील जितनी देर थोड़ी इसको खींचे। ये नहीं कि अमेरिका खींचना चाहता, ये ईरान खींचना चाहता है। अच्छा, क्योंकि ईरान समझता है कि अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पहचान लिया है। यहाँ तक कि अब तो उनकी तरफ से ये भी बात हमें समझ आ गई है कि उन्होंने 2 साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात डाले उन्होंने डाले हुए कि इसकी हर बयान के ऊपर, हर ट्वीट के ऊपर, हर लफ्ज़ के ऊपर आप हमें बताएं कि इसका मतलब क्या है, इसके पीछे इसकी सोच क्या है। तो वो तो इसको बड़े गौर से मॉनिटर कर रहे हैं। मगर इससे भी ज़्यादा वो अमेरिका का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं बहुत क्लोजली, और इजरायली मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं। और सब जगह से उनको एक ही पैगाम मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप हार चुका है, इजराइल का जो मकसद था, जो गोल था, वो पूरा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को आगे अब खींच के रखेगा और नेतन्याहू की ये आखिरी चांस थी, इसके बाद नीचे डाउन हिल ही है। और इसलिए इजराइल की ये कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके के साथ इसको साबोटाज किया जाए। और मैंने ये शुरू से ये मैं कहता आ रहा हूँ कि जिस दिन भी ये अंगूठा लगाने लगेंगे तो उस दिन इजराइल उसको गड़बड़ करेगा। और ऐसे हुआ जैसे ही ये चीज़ें शुरू हुई कि जी 24 घंटे में होने वाला है, तो इजराइल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बेरूत के ऊपर हमला कर दिया। और ये तो वाज़ेह था ईरान की तरफ से कि ये स्पेशली लेबनान के ऊपर कि इजराइल ये काम नहीं करेगा और अमेरिका उसको करने नहीं देगा। और अमेरिकनों ने एश्योरेंस भी दी थी कि नहीं होगा। वो फ़ोन कॉल भी लीक हो गई थी, आपने बताया था कि वो ऑन पर्पस लीक की गई है। हाँ, एब्सोल्युटली ऑन पर्पस लीक की गई थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी वो स्टेज आ गई है कि ईरान के अंदर भी थोड़े से ऑपोजिशन शुरू हो गई है। जो टर्म्स ऑफ डील है जो ईरान की तरफ से लीक की गई है, उसके ऊपर भी जो हार्ड लाइनर्स हैं ईरान के अंदर, जो कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी हैं, उनके फॉरेन पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी हैं। और वहाँ 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो ओबामा के साथ जो डील हुई थी 2015 में, जवाद ज़रीफ साहब की जो टीम थी उसमें अरागची साहब शामिल थे। तो ये साहब उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं जी। और इन्होंने वो डील की थी, उसको भी इसके ऊपर तनकीद हुई थी ईरान के अंदर। अच्छा। और इस दफ़ा तो तवक्को ये थी कि अमेरिका की तवक्को थी उससे बेहतर डील मिलेगी अमेरिका को, और ईरान जब उसको इस बात का पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके हाथ में आ गया है और ये बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर वेपन है एक किस्म का। अच्छा। तो उसके बाद जो ईरानियन हार्ड लाइनर्स ने कहा जी अब तो हम पिछली डील से भी बेहतर डील लेंगे हम, क्योंकि और पिछली डील के अंदर तो इतने सैंक्शंस और ये इतना के ऊपर जोर नहीं था, इस दफ़ा तो बहुत सख्त जोर है कि आप सैंक्शंस भी ख़त्म करेंगे, हमारे पैसे भी देंगे और ये किया वो किया, जो कि पहली डील में इतना वाज़ेह तौर से डिमांड नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से अब आप देखिएगा कि थोड़ी बहुत इसमें और लेन देन होगी। और आज जो ख़बर आई है, जो रात के वक्त जो हुआ बेरूत में, आई थिंक द ईरानियंस इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर और भी वो डिमांड करेंगे कि बड़ी क्लियर कट कुछ चीज़ें लिखी जाएं। अभी जो थी कि इट विल बी अ सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स, वॉर विल एंड ऑन ऑल फ्रंट्स, ठीक। तो अब ईरान की तरफ से इसके ऊपर भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए वॉर के, उसके ऊपर भी जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पार्लियामेंट के, उन्होंने एतराज़ कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि कराची साहब के ख़िलाफ़ ईरान के अंदर जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं IRGC के, वहाँ छोटे छोटे मुजाहरे भी शुरू हो गए। फॉरेन मिनिस्ट्री के बाहर नारे लग रहे हैं कि आप रिज़ाइन करें, आप डील जो करने जा रहे हैं ये हमारे हक में नहीं है। तो ये आई थिंक ये भी मैं आपको कहूँ, ये इसका ये मतलब नहीं है कि अरेची साहब रिज़ाइन करें, ये भी गेम है, ये भी सिग्नलिंग है, इसको कहते हैं सिग्नल टू अमेरिका कि हम पे बड़ा दबाव है। अच्छा, ये आप पाकिस्तान के ज़िम्मे में बात समझा चुके हैं असल में। अच्छा। ये किया जा रहा है, करवाया जा रहा है अमेरिका को बताने के लिए कि हाँ हमारी पब्लिक नहीं मान रही। ठीक। तो ये इसलिए ये हो रहा है। और ईरान फिर से ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर अमेरिका इधर उधर हिलने की कोशिश करेगा तो ईरान जो है उनको हिलने नहीं देगा। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी 1-2 दिन शायद लग सकते हैं। और अगर इजराइल ने अपने आप को कंट्रोल ना किया तो ये तो और लंबी बात बन सकती है। मगर क्योंकि इस वक्त इन थियरी तो
हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अमेरिका जो है उससे ब्लॉकेड किया हुआ है। ईरान चाहता है वो ब्लॉकेड ख़त्म हो और ईरान के जो तेल की एक्सपोर्ट्स हैं वो शुरू हो जाए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अमेरिका ये कह रहा है कि आप अनाउंस करें कि न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में कैसे हो, जो 60% यूरेनियम जो इनरिच्ड है उसको क्या होगा। और ईरान की पोजीशन ये है कि वो हम कर देंगे इसको डाइल्यूट, मगर ईरान के अंदर ही होगा, हम किसी मुल्क, थर्ड मुल्क को देंगे नहीं। इसके ऊपर अभी मेरा ख्याल है कि पता नहीं मुझे कि अमेरिका अग्री कर गया कि नहीं कर गया, बिकॉज दिस विल बी अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो तीसरी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर मैं काफ़ी अरसे से तवज्जो दिला रहा हूँ, मगर आज डिप्टी चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो है उन्होंने जो बात कही है, वो कहते हैं यार ये 60 दिन की बात जो है, इसमें ये भी लिखा गया कि सारे मेजर इश्यूज जो है वो 60 दिन के अंदर तय हो जाएंगे जी। और अगर नहीं होते तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा जी। क्लियर लिमिट नहीं दी गई ना, क्लियर लिमिट नहीं गई। ये कल आपने मेंशन किया था, बताते और आज उनका आ गया बयान जी कि जी ये क्लियर लिमिट होनी चाहिए, नहीं ऐसे तो ये है कि वो चीज़ चलती जाएगी और फिर अमेरिका फिर आएगा, फिर आके घास को मोह करेगा, फिर बमबारी करेगा, फिर मज़ाकरात टूट जाएंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप 60 दिन तो करें मगर ख़त्म करें ना उसको केस। ये क्या कि फिर अगर तय नहीं होता तो एक्सटेंशन होगी, इसका मतलब मोटी बातें तो अभी तक तय नहीं हुई, तो लटकता रहेगा तो ये लटकता रहेगा मामला। और इजराइल की भी यही कोशिश है कि ये मामला तय ना हो और इजराइल के भी हैंड थोड़ा सा फ्री रहे। मगर जो गल्फ़ के जो रियासतें हैं वो बड़ी सख्त तकलीफ़ में, इसीलिए अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि अमेरिका कहता है मैं तो पैसे नहीं दे सकता, तो मगर हम इनके ज़रिए आपको दिलवा देंगे। एक तो ये बात शुरू हो गई है जो कि उन्होंने डिनाई किया है, यूएई ने भी डिनाई किया है और कतर ने भी डिनाई किया है, मगर ये बात तो चल रही है। कतरी डेलीगेशन है तेहरान में इस वक्त मौजूद है। अब वो तेहरान में वो गए हैं और अब ये लोग भी जा रहे हैं कतर। कौन? ईरान वाले भी। अच्छा, तो अब ये है कि तो ये तीसरा डायमेंशन है आशा। एक ये था कि पाकिस्तान इज़ द सोल नेगोशिएटर, अब ये आ गया, कतर भी आ गया बीच में, ओमान भी आ गया है। इसीलिए अब क्योंकि 3 बन गए हैं तो इसीलिए ये फैसला हुआ कि जिनीवा में नहीं होगा, ना कतर में होगा, ना ओमान में होगा, ना इस्लामाबाद में होगा। जिनीवा में तो होगा ना? जिनीवा में भी नहीं होगा ना, अब तो ये होगा, तो अब तो उन्होंने यही फैसला किया ना डिजिटल होगा। हाँ डिजिटल होगा, लेकिन कहा जा रहा था कि जिनीवा में बाकायदा होटल्स वगैरह की बुकिंग हो गई है, सब कुछ हो गया था। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो डेलीगेशन थी उसमें वीज़े रातों रात लग गए थे। अच्छा, क्योंकि शेंगन वीज़े लगने पड़ते हैं ना कुछ लोगों के, इवन इफ़ यू हैव अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वीज़ा, और 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर सुबह वो पासपोर्ट्स गए और सबके बोरे लग गए, ठप्पे लग गए। अच्छा। इसका ये मतलब था जिनीवा जा रहे हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम जिनीवा जा रहे हैं 24 घंटे में। हाँ, हो जाएगा। मगर फिर नहीं गए ना, और वो फिर रह गया। और वो इसीलिए रह गया क्योंकि ईरान 2 चीज़ें नहीं चाहता। एक तो वो ये नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप की बर्थडे के ऊपर ये हो, क्योंकि बर्थडे के ऊपर तो सेलिब्रेशन हो रही होगी जी। अगर सेलिब्रेशन होती है तो ऐसे लगता है कि अमेरिका जीत गया। तो ईरान तो ये नहीं इम्प्रेशन देना चाहता ना, वो कहता है हमारी पब्लिक कहती है वो जीत गया, वहाँ तो बलून फट रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं जी, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे हैं, हालांकि वो हार गया। तो ये तो इम्प्रेशन हम नहीं देना चाहते। तो इसलिए ये एक और रीज़न था, मेरा ख्याल था कि ये संडे वाले दिन नहीं होगा, ईरान विल नेवर एक्सेप्ट दिस, और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ करके इसको आगे कर लेगा। एक्सक्यूज़ तो इसराइल ने दे दिया, अब इसराइल ने दे दिया एक्सक्यूज़। ठीक, तो आई थिंक अगले इस हफ्ते में यू विल सी इसमें पेशकदमी होगी, कोई ना कोई सेटलमेंट ज़रूर होगी। मगर ये हमेशा याद रखिए कि इसराइल हर स्टेज पे इसको साबोटाज करने की कोशिश है, यहाँ तक कि ये अभी साइन भी हो जाता है आयशा, उसके बाद भी इसराइल इसको वायलेट करेगा। अच्छा, ये लिख लीजिए। हाँ, लेकिन लिख के तो बाकर कालिबाफ साहब दे रहे हैं ट्विटर पे कि अमेरिका की या तो नीयत नहीं है वादे पर अमल करने की, या सलाहियत नहीं है। तो एक और फ़ोन कॉल जाएगी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, या फिर ईरान जवाब देगा इस हमले का, जैसे उन्होंने कहा है? नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो देंगे। अच्छा, अटैक हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा है ना कि हम इसका जवाब देंगे, तो वो देंगे। ओके, अब देखना ये है कि फिर उसके बाद इसराइल क्या करता है। पिछली दफ़ा जब ईरान ने काउंटर अटैक किया था, जब ये खार के ऊपर हुआ, तो उन्होंने फिर इसराइल के ऊपर, नॉर्दर्न इसराइल पे हिजबुल्लाह के ज़रिए और अपनी तरफ से बमबारी की थी। और कतर में भी, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कहा था चुप, तुम ना कुछ करना जी। फ़ोन कॉल गई थी, आर यू क्रेजी? हाँ, अब और ना कुछ करना, तुमने गड़बड़ की यार, और ना कुछ करना। तो अब क्या होगा जी? अब ये करेंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल को कहना पड़ेगा मत करना।
तो फिर जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो इसराइल फिर कुछ कर देगा। तो इस वक्त इसराइल के इतने बड़े स्टेक्स हैं, ज्यूइश लॉबी के इतने बड़े स्टेक्स हैं, जो कि आज तक जब से इसराइल बना है वो दिन है और आज का दिन है, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेक्स इसराइल और नेतन्याहू के नहीं हुए। या तो होता ना ये सिर्फ नेतन्याहू का प्रोजेक्ट होता, अब ये इसराइल का प्रोजेक्ट बन चुका है, क्योंकि इसराइल की जो बेशतर आबादी है वो नेतन्याहू को अभी भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। तो इसलिए दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और वहाँ को अपोजिशन अभी नहीं बन रही टू दिस ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ज़ख़म है, ये कोई हील होने वाला नहीं है इतनी आसानी के साथ। मगर एक MOU ज़रूर होगा, मगर क्या उसकी अहमियत क्या होगी, कब तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा, आप देखते चलिए क्या होता है। लेकिन ईरान इसे गुड कॉप बैड कॉप समझ रहा है, ये समझने में हक बजाने पे कि अमेरिका गुड कॉप का किरदार अदा कर रहा है, इसराइल बैड कॉप। नहीं, देखिए गुड कॉप बैड कॉप थे, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो अमेरिका अब बेसिकली बैड कॉप से को कह रहा है बस करो अब, बिकॉज सारे नुकसान तो अमेरिका का हो रहा है ना, इसराइल का क्या नुकसान हो रहा है। इसराइल तो सारा कुछ अमेरिका से लेता है, अमेरिका तो उसको फिर भी देगा, वो पैसे भी देगा, हथियार भी देगा, सब कुछ देगा। आज की जो खबरें आ रही हैं वो तो ये है कि इसराइल ने लंदन के अंदर एक हाउसिंग स्कीम शुरू कर दी है कि आइए जो जूइश जाना चाहते हैं वेस्ट बैंक में या गाज़ा में, उनके लिए ज़मीनें बेच रहे हैं वहाँ वो बैठ के। तो उनके तो इरादे बहुत लॉन्ग टर्म है जी। वो तो और भी वहाँ आबादी बढ़ाना चाहते हैं। जेरेड कुशनर जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, सेटलर्स बना, यही तो वो उनका प्लान था। तो वो तो अभी तक चल रहे हैं। अब लंदन में बैठ के प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो कि उनकी है नहीं। वो जिनको निकाला है वहाँ से उनकी प्रॉपर्टी वहाँ सेटलर कॉलोनियलिज्म लाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ ट्रिकी प्रॉब्लम और इसमें और भी बड़ी ब्लडशेड होगी। अभी ये हल होने के करीब नहीं है। अच्छा। अब MOU हो भी जाता है तो सारे हम लोग वी विल ऑल क्लैप, हम सेंगे बड़ी अच्छी बात है, मगर फिर लुक आउट कि इसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं वो फिर किस तरीके से अनफर्ल करती हैं। हाँ, अच्छा सेठी साहब, आपने शुरू में कहा कि ये जो मुजाहरे वहाँ हो रहे हैं ये दिखाने के लिए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि एक तफरीक है ईरान के अंदर जो पाई जा रही है, हार्डलाइनर्स कुछ और चाहते हैं और जो सियासी क़यादत है वो किसी और तरह से मामलात को लेकर चल रही है। आपको कहीं ऐसी कोई हकीकत दिखाई नहीं देती प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात में? नहीं, देखिए हमेशा होता है, हमेशा लोग होते हैं, हार्डलाइनर्स होते हैं, जो दूसरे होते हैं जो मोर प्रैग्मेटिक। ये तो हर नेगोशिएशन के अंदर, टीम्स के अंदर ऐसे ऐसे लोग खुद डाले जाते हैं कि आप हार्ड लाइन लीजिएगा, हम सॉफ्ट लाइन लेंगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ नेगोशिएशन टैक्टिक्स। मगर हकीकत भी होती है कि कुछ लोग होते हैं जेन्युइनली वो फील कि मोर अग्रेसिव टैक्टिक्स नीड टू बी टेकन। तो ऐसी ये तो हकीकत है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जैसे अमेरिका में हार्ड लाइनर्स हैं और सॉफ्ट लाइनर्स हैं, वो जेन्युइनली हार्ड लाइनर्स हैं और सॉफ्ट लाइनर्स हैं। अच्छा। उनको कहा नहीं जाता कि आप हार्ड लाइन लें और आप सॉफ्ट लाइन लें, वो एक ही एजेंडे के तहत आते हैं। ईरान के अंदर मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी बहुत बनाया जाता है कि, और ये पहले ही प्रेशर दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमारे साथ अगर कोई ऐसी डील करेंगे जो कि हमारी हार्ड लाइनर्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, हाँ, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक इम्प्रेशन भी क्रिएट किया जाता है। मगर इसके बावजूद एक हकीकत भी होती है, देयर आर ऑलवेज हार्ड लाइनर्स। पर क्या ईरान के अंदर हार्ड लाइनर्स की बात सुनी जा रही है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे जो मुश्तबा साहब कहेंगे, हार्ड लाइनर्स जो उनका फैसला होगा दैट विल बी फाइनल, उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। और आई थिंक कराची साहब और ये साहब बाकी जो भी हैं, कालिबाफ और इराकी साहब दोनों, और अराची साहब, ये दोनों वही करेंगे जो सेटलमेंट फाइनल टेक्स्ट जो है वो सुप्रीम लीडर देख के टिक करेगा, कहेगा डन। ओके, फिर डन होगा। ठीक। अब्बास अरागची साहब का पाकिस्तान का विजिट एंटिसिपेट किया जा रहा था। हाँ, मुझे कल भी रात को 1 बजे किसी ने खबर दी, कोट अनकोट खबर ही कहते हैं ना, कि जी वो आज पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा यार मुश्किल लगता है, मेरा नहीं ख्याल। मगर फिर भी हो भी सकता है कि वो एक फ्लाइंग विजिट करें, आज नहीं कल आ जाए, और कोई आखिरी चीज़ जो है अमेरिका को समझाने के लिए वाया द पाकिस्तानीज़ वो करें। मगर मैं समझता हूँ इस वक्त ईरान जो है वो 3 ट्रैक्स पे चल रहा है, एक कतर के साथ, एक पाकिस्तान के साथ और एक ओमान के साथ। ओमान के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जिसका ताल्लुक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ, कतर के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जिसका ताल्लुक वो जो पैसे इकट्ठे किए हुए उसके साथ, और पाकिस्तान के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो MOU जो है वो उसके साथ नेगोशिएशन,
इधर इधर। तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें साथ मल्टी डायमेंशनल है, हाँ, कसीरुल जहती मामला चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है इनके तय होने में भी वक्त लगेगा, लेकिन बहरहाल 24 घंटों की उम्मीद जो है वो अभी पूरी नहीं हो सकी।